आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों से 30% तक का चमकविहीन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय। चमकविहीन गेहूं बेचने वाले किसानों को भी बोनस का मिलेगा लाभ। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं संरक्षण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी। समय से पहले 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने की सरकार को उम्मीद। उत्तर पश्चिम भारत में मध्यम तूफान, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में ओलावृष्टि की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से कई स्थानों पर गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसका असर उसके दानों की गुणवत्ता पर पड़ा है। ऐसे में किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से 30% तक की चमक विहीन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि चमक विहीन गेहूं बेचने वाले किसानों को भी गेहूं पर बोनस का लाभ दिया जाएगा। इस कड़ी में डॉक्टर दीपक सक्सेना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर 30% तक चमक विहीन गेहूं खरीदने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग एवं संरक्षण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल है, जिस पर राज्य सरकार किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देगी। किसानों से खरीदे गए 30% तक चमक विहीन गेहूं के बोरों पर जेड मार्क लगाकर पृथक से स्टैकिंग की जाएगी। इसके साथ ही उपार्जन केंद्र के लॉगिन से चमक विहीन गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी तथा चमक विहीन गेहूं के प्रतिशत का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। कृषि विभाग द्वारा आजकल विभिन्न फसलों की बुआई के लिए सुपर सीडर मशीन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से बुआई करने पर किसानों को बहुत से फायदे मिलते हैं। पराली की समस्या से निजात पाने के लिए सुपर सीडर मशीन, इस मशीन से बुआई कम समय व कम खर्चे में की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सुपर सीडर मशीन से बुआई करने पर अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है और सुपर सीडर मशीन का उपयोग धान, गन्ना, गेहूं, मक्का आदि की जड़ों, डंठलों को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। सुपर सीडर को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मशीन धान या गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों को खेत में ही दबाकर अगली फसल की बुआई कर देती है, जिसमें खाद बनती है और ये मशीन मिट्टी में नमी का संरक्षण भी करती है, जिससे सिंचाई जल की भी बचत होती है। पावर के ट्रैक्टर की मदद से चलाई जा सकती है। इस मशीन से बुआई के समय किसान बीजों की दूरी और गहराई भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस मशीन में धान के अवशेषों को कुतरने के लिए रोटावेटर और गेहूं बोने के लिए एक जीरो टिल सीड ड्रिल यंत्र लगा होता है। ये यंत्र बुआई के समय पराली को काटने, दबाने, हटाने में सहायक होता है। पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। खेतों में फसलों की पैदावार पर भीषण गर्मी का सीधा असर पड़ता है। ऐसे में वैज्ञानिक इस खतरे से निपटने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। भारत की सबसे पुरानी और बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गेहूं की ऐसी फसल तैयार की है जो 70% कम पानी के बावजूद उगने में सक्षम है। यूनिवर्सिटी के बीसी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि गेहूं की ऐसी फसल को तैयार किया गया है जिसमें केवल 2 सिंचाई में भी अच्छी पैदावार होगी। गेहूं की इस किस्म की फसल को तैयार करने में बीज क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किए जाते हैं।
इस किस्म की फसल को पूरी तरह से तैयार होने में 4 महीने का समय लगता है। उन्होंने आगे बताया कि देश में फिलहाल प्रति हेक्टेयर 3.5 टन पैदावार होती है, लेकिन इस प्रजाति से गेहूं की पैदावार बढ़कर प्रति हेक्टेयर 5.5 टन तक हो जाएगी। इस प्रकार की फसल की खेती से किसानों की आय भी दोगुनी होगी। ये बेहद कम नाइट्रोजन वाले उर्वरक में भी उगने में सक्षम है, जो इसे अपने समकक्षों से अलग करता है। कम पानी के बावजूद बम्पर पैदावार होने के साथ ही बेमौसम बारिश और ओलों का भी इस पर असर पड़ता है और खराब होने की संभावना भी कम होती है। पशुपालकों की जिंदगी में जानवरों का अहम योगदान होता है। उनकी रोजी रोटी में ये आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे में उन्हें जानवरों का खास ख्याल रखना होता है। पेट में कीड़े होना काफी आम बात होती है, लेकिन इसका समय रहते उपचार न कराना घातक साबित हो सकता है। ऐसे में पशुपालकों को इसकी सही जानकारी होना भी बेहद जरूरी होता है। जानवरों के पेट में कीड़े की समस्या को जल्द से जल्द पहचान करने की जरूरत है, जिससे पशुपालक जानवरों के साथ साथ अपने आप को आर्थिक नुकसान से बचा सकते हैं। सही जानकारी से नुकसान को 30 से 40% तक कम किया जा सकता है। जानवर मिट्टी खाने लगे या कमजोर दिखाई दे, ये पेट में कीड़े होने का लक्षण है। वहीं कीड़े लगने के कारण उससे मटमैले रंग का बदबूदार दस्त आता है। कई बार गोबर से काला खून या इसमें कीड़े भी दिखते हैं। इस दौरान पशु में खून की कमी होने लगती है। साथ ही दुधारू पशु दूध में कम भी देने लगते हैं। पशुओं को पेट में कीड़े होने के समय रहते पहचान करके उपचार करना चाहिए। इसके लिए हर 3 महीने में पशुओं को डिवेरमैक्स की दवा दें, लेकिन दवाई खिलाने से पहले गोबर की जांच कराएं। उनको वैक्सीनेशन कराने से पहले आंत के कीड़ों की दवाई जरूर दें। बता दें कि टीकाकरण कराने के बाद कोई दवा ना दें। जानवरों को हमेशा शुद्ध चारा एवं दाना खिलाना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में मध्यम तूफान, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ बारिश का दौर अगले 48 घंटों के दौरान जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली, एनसीआर के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश रह सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर सोमवार को भी ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में ओलावृष्टि हो सकती है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लू चलने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और गुजरात के तटीय इलाकों में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। देश की रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती नजर आ रही है। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिहाज से वित्त वर्ष 2023 और 24 काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस दौरान कई नए आयाम गढ़े गए। खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसकी क्षमता में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की माने तो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 21% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.27 गीगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 18.48 गीगावाट की बढ़ोतरी की है। 31 मार्च 2024 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 143.64 गीगावाट है। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता फिलहाल लगभग 190 गीगावाट है। गौरतलब है कि वर्तमान में 103 गीगावाट निर्माणाधीन है, जिसके बाद देखा जाए तो यह कुल 290 गीगावाट बैठती है, जिसे देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक
500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 6 साल तक सालाना कम से कम 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि भारत निर्धारित समय से पहले 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्य आजादी के 100वें वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। भारत इन दिनों आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन काम कर रहा है। भारत की आर्थिक तरक्की का ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के साथ ही दुनिया के कई देशों को पूरा भरोसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जहां एक और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 2047 तक 8 भारतीय राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पार करने की राह पर हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। यह तेजी सिर्फ तटीय राज्यों को नहीं बल्कि लैंडलॉक राज्यों को भी इससे सहूलियत मिलेगी और भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सफर में राज्यों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि भारत के 8 राज्य वित्तीय वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। घरेलू रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात वित्त वर्ष 2039 तक $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर इस मामले में सबसे आगे रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र इस आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को फाइनेंशियल ईयर 42 तक लक्ष्य हासिल करने का अनुमान है। वहीं राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की नजर 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य है और कर्नाटक की 2032 तक। हालांकि मौजूदा विकास दर पर केवल 3 राज्यों के $0.5 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय राज्य निम्न मध्यम आय श्रेणी में आते हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय $1086 से $4255 तक है। वर्तमान में केवल गोवा और सिक्किम को विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम आय वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार निम्न आय वर्ग में हैं। आर्थिक प्रगति के इस रास्ते में देश के राज्यों का भी बड़ा योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्य आजादी के 100वें वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यदि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और भारत विकसित राष्ट्र बनने के सफर को प्राप्त कर सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय परिहार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सेहत की। खर्राटे लेना, जिसे अक्सर गहरी नींद की निशानी माना जाता है, लेकिन किसी बीमारी का ये लक्षण भी हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। खर्राटे लेना एक आम समस्या है, कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। ये संकेत है कि व्यक्ति को सोते समय सांस लेने में परेशानी हो रही है। खर्राटे के कारण व्यक्ति के शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खर्राटे एक अचेतन गूंजने वाली ध्वनि है जो तब होती है जब मुंह और गले की मांसपेशियां नींद के दौरान आराम करती हैं और वायुमार्ग को प्रतिबंधित करती हैं। ये स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, यानी नींद संबंधी श्वसन विकार है। सोते हुए श्वसन मार्ग में आंशिक अवरोध, सोने की स्थिति, पीठ के बल सोना, मुंह खोलकर सोना, मोटापा या अधिक वजन, धूम्रपान करना, शराब का सेवन, अनिद्रा या नींद की समस्या, बंद नाक या नाक में एलर्जी, ये सभी कारक खर्राटे की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। कई कारक हैं जो नींद को प्रभावित करते हैं। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
जो बेड पार्टनर है वो डॉक्टर को बताएगा कि ये बहुत जोर जोर से मरीज खर्राटे लेता है और खर्राटे ले लेके सांस थोड़े सेकंड्स के लिए रुक जाती है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ये डायग्नोसिस का कन्फर्मेटरी है। मरीज ये भी बोलेगा कि जब सांस रुकती है तो चोकिंग होके वो उठते हैं, तो ये भी एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा जिनको हल्के फुल्के खर्राटे आ रहे हैं उनको जब वो सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा थकान होगी, बिस्तर से नहीं उठे ऐसा लगेगा, सोते रहें और सोते रहें, और जितना भी सोए वो नींद नॉन रिफ्रेशिंग होगी। बैठे बैठे सुबह जब काम कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, नींद की झपकी आएंगी, याददाश्त में कमी आएगी, चीज़ें भूलने लगेंगे। नींद की कमी के कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, हार्मोन का असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, बेचैनी, महिलाओं में माहवारी से जुड़ी परेशानी, मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का खतरा भी होता है। कुछ लोग खर्राटे लेने को गहरी और अच्छी नींद की निशानी मानते हैं, लेकिन दरअसल ये एक समस्या या किसी समस्या का लक्षण हो सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और स्लीप स्टडी कराई जाए, जिसमें हमको पता चले कि कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है खर्राटे के टाइम। ऑक्सीजन कम होने की वजह से खर्राटे वाले मरीजों को नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है और याददाश्त भी कम होती है। फिर CPAP मशीन का उपयोग करना पड़ता है, पर उसके पहले हम एडवाइस या सलाह देते हैं कि वजन एटलीस्ट 5-6 kg कम या घटाया जाए। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो नजरअंदाज न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि इस समस्या का कारण क्या है। जीवन शैली में कुछ बदलाव कर खर्राटों को कम किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यदि आप खर्राटों से परेशान हैं, तो एक विशेषज्ञ से मिलें। खर्राटों की समस्या को सही इलाज द्वारा दूर किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय तैयार गेहूं की कटाई करें और उन्हें अच्छी तरह सुखाने के बाद गहाई कर लें। मध्य गुजरात के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन धान में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं ग्रीष्मकालीन बाजरे में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के प्रकार के अनुसार अंकुरण के 20 से 30 दिन बाद तीसरी सिंचाई करें। यहीं तिल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, क्योंकि ज्यादा सिंचाई से इसमें रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ में फूल आने पर फल लगने के दौरान कद्दू वर्गीय फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अनुशंसित नाइट्रोजन की पहली खुराक डालें। इसके साथ ही खेतों में निराई गुड़ाई कर लें और खेत को खरपतवार मुक्त रखें। दक्षिणी गुजरात में ही भिंडी, बैगन, मिर्च, टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ जिमीकंद की खुदाई कर लें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में जायद मक्के की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ सुबह और शाम के समय तैयार फसलों की कटाई और गहाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की जल्द से जल्द बुआई कर लें। यहीं भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और लौकी जैसी सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं और अरहर की कटाई की तैयारी करें। दक्षिणी बिहार में भिंडी और मिर्च को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ मक्का और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं तैयार गेहूं की कटाई करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए
2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में आयोजित भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में जी जान से जुटे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जितने भी आतंकवादी और भ्रष्टाचारी हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ममता सरकार संरक्षण क्यों देती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली अब इस चुनाव में हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस ने यहां से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई न कोई सामने तो होगा ही। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जनता तय करेगी कि नतीजा क्या होगा। दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार BRS नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। CBI ने अदालत से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल दी है। इस बीच शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश जारी रहेगा। ऐसी ने साफ कहा कि उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को रोका नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और JDS नेता कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी वाली महिला लाभार्थियों पर अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा महिलाओं का अनादर करने का नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला मकान ढहने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रशासन और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद थी। पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सर्वजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस पर सर्वजीत सिंह की बेटी स्वपनदीप कौर ने कहा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in और व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर लिखकर पंजीकरण करा सकते हैं। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। ऐप
एप्पल कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत से $10 अरब के आईफोन का निर्यात किया है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने PLI योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में जो फोन बेचे, उनकी कीमत 2022-23 में बिके आईफोन की कीमत से दोगुनी रही। बारपेटा में असमिया नववर्ष बोहाग बिहू के अवसर पर स्थानीय लोगों ने बाहोना नाटक प्रस्तुत किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।